Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue the topic tribals, Dikus, and the vision of a golden age. This is the chapter taken from the history of 8th standard. Look at this map, you will see the location of some tribal groups in India. See, clearly these are the Gaddis, Van Gujars, Bhotia, Saharia, Bhil, Van Gujars, Rathwa, Bhegas, Banjaras, Gonds, Bekas, Mara Gonds, and Santhal, Munda, Oraon, Kasi, Naga, Rayong, Mala, Irular, etc. So these are the locations of some of the tribal groups in India. Let's continue the topic with a short story of Birsa Munda. So this person जो बिरसा मुंडा था, ये मुंडा ट्राइब का एक पर्सन था जो गांव में, जो फॉरेस्ट्स में, या जो छोटा नागपुर के तमाम एरियाज़ में घूमता रहता था और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आउटसाइडर्स आए हैं, जिनको वो डिकूज़ कहता था, डिकूज़ मतलब होता है फॉरेन एनिमीज़, तो इन डिकूज़ से बचने के लिए वो उन सबको तैयार कर रहा था कि हम सबको इनके अगेंस्ट जाना चाहिए, एक रेजिस्टेंस करनी चाहिए, या हमें इनके खिलाफ अपनी एक जंग करनी चाहिए। तो कुछ लोग ये मानते थे कि जो बिरसा मुंडा है उसके पास मिरेकलस पावर्स है। मिरेकलस पावर मतलब क्या होता है? वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, बल्कि अगर किसी के ग्रेन कम है, खाने पीने की चीज़ें कम हैं, तो बिरसा मुंडा उनको दुगना कर सकता है या 3-4 गुना बढ़ा सकता है अपनी इस मिरेकलस पावर से। तो कुछ लोग उसको गॉड मानते थे, यानी भगवान। कुछ लोग वो ये भी कहते थे कि बिरसा मुंडा हमें इन सारी प्रॉब्लम से बचाएगा जो हम फेस कर रहे हैं। किस वजह से? ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बिरसा मुंडा ही बचाएगा। बल्कि बिरसा मुंडा खुद भी कहता है कि मुझे गॉड ने भेजा है अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे गॉड ने भेजा है। तो बिरसा जो कि एक नोमैडिक ग्रुप से बिलोंग करता था, और ये ट्राइब थी मुंडाज़ की, जो छोटा नागपुर बिहार में एक ट्राइब थी। लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसको मानने वाले थे, वो सिर्फ मुंडाज़ नहीं थे, बल्कि संथालास थे, ओरावनस थे, और भी बाकी ट्राइबल्स के लोग थे। यानी वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इमर्ज हो गया 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जब बिरसा मुंडा लोगों को ये समझाने लगा कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है ब्रिटिश रूल की वजह से, उनके लॉज की वजह से, तो ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश रूल का इनकी ज़िंदगियों पे, ये हमारा टॉपिक है। तो वो ये भी मानता था बिरसा मुंडा कि जो हमारा रिलीजन है उसको ख़तरा है, जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका था उस पर इम्पैक्ट पड़ गया है, बल्कि जो फॉरेस्ट्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, या नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सब हमसे छीने गए हैं। तो इसके लिए उसने लोगों को अब यूनाइट करना शुरू कर दिया ताकि वो एक रिवोल्ट करें, एक प्रोटेस्ट करें। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, बिरसा मुंडा ऐसा क्यों कर रहा था। तो चलिए देखते हैं। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? तो पहले भी मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, जो ट्राइबल्स हुआ करते थे 19th सेंचुरी में, यानी ब्रिटिश रूल के दौरान, वो सारे ट्राइबल्स
अक्सर फॉरेस्ट एरियाज़ या उनके आसपास रहते थे, रिवर वैलीज़ के आसपास रहते थे, माउंटेन फ्रिंजेस में रहते थे, क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो डिपेंड थी लाइव स्टॉक पे। लाइव स्टॉक जब हम कहते हैं, ये कैटल, शीप, गोट, पोल्ट्री एंड स्मॉल स्केल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्या? वो जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन असल में था क्या? तो जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जिसको दूसरा नाम दिया जाता है झूम कल्टीवेशन, इसका और एक नाम है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। इस कल्टीवेशन में होता क्या था? फॉरेस्ट का कुछ एरिया साफ़ किया जाता था, मतलब पेड़ पौधे घास फूस ये सब कुछ काटा जाता था ताकि जो सनलाइट है वो ज़मीन पे आ जाए। फिर ये काटे हुए पेड़ पौधे घास फूस इसको जलाया जाता था, वहाँ से ऐश निकलता था, वो ऐश मिक्स किया जाता था सॉइल के साथ। सॉइल के साथ मिक्स करने के बाद उस ज़मीन को खोदा जाता था। छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स या जिनको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट्स, तो जो भी इनके पास अवेलेबल था। अक्सर ये चीज़ें जिनसे वो ये ज़मीन तैयार करते थे वो लकड़ी और पत्थर के बने होते थे। तो जब ज़मीन तैयार की जाती थी इसमें सीड्स बोए जाते थे। सीड्स बोने के बाद कुछ टाइम के बाद ये क्रॉप तैयार होता था, तो क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता था, यानी काटा जाता था। और काटने के बाद इस ज़मीन को छोड़ा जाता था बहुत सालों के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं पे रुकते नहीं थे, इसलिए जहाँ पे रुकते थे वहीं पे ये कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन के बाद इस ज़मीन को छोड़ा जाता था और चले जाते थे दूसरी जगह पे। तो जब ज़मीन को छोड़ा जाता है अनकल्टिवेटेड फॉर सेवरल ईयर्स, इसको हम बोलते हैं फॉलो लैंड। तो फॉलो लैंड वो लैंड होती है जिसको कल्टीवेशन के बाद कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है। अब ये कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे? क्रॉप से प्रोड्यूस करते थे वो जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, जैसे मेज़, वीट, पल्सेस, लेंटिल या एट्सट्रा। इस तरह के क्रॉप्स जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो ये अक्सर कल्टीवेशन होती थी, जैसा मैंने कहा फॉरेस्ट एरियाज़ में होती थी। तो इनका ज़्यादा जो लाइवलीहुड डिपेंड था वो इन्हीं फॉरेस्ट्स पे था। क्यों था? क्योंकि फॉरेस्ट से ही इनको सब कुछ मिलता था। तो जब ये फॉरेस्ट से सब कुछ हासिल करते थे, तो अगर इन फॉरेस्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जिसकी वजह से ये एंटर नहीं हो सकते फॉरेस्ट्स में, तो इनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं ये सब। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कुछ लोग थोड़ी सी कल्टीवेशन करते थे फॉरेस्ट एरिया में जिसको झूम कल्टीवेशन कहते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते थे, और जिसको हम हॉय कल्टीवेशन भी कहते हैं, HOE, हॉय कल्टीवेशन। हॉय का मतलब होता है फावड़ा, कशिर पे टोंगुर। तो इससे भी ये कल्टीवेट करते थे, क्योंकि ये ज़्यादा डीप कल्टीवेशन नहीं थी या ये परमानेंट कल्टीवेशन नहीं थी, ये पूरे साल कल्टीवेशन नहीं होती थी। सो इट वाज टेम्पररी कल्टीवेशन। तो ये कुछ लोग करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये क्या करते थे? ज़्यादातर ये डिपेंड थे हंटिंग पे। यस, हंटिंग। हंटिंग करते थे जानवरों की, उनका गोश्त खाते थे, उनकी जो हाइड खाल होती हैं उससे वो लेदर बनाते थे। ये भी एक इनका लाइवलीहुड का एक प्रोसीजर था। इसके अलावा ये गैदर करते थे। गैदर मतलब होता है कलेक्ट करना। कलेक्ट क्या करना? जैसे आपके सामने ये पिक्चर दी हुई है, इन्होंने कुछ बोझा उठा रखा है। ये जंगली सब्जियां हैं या जो जंगल से प्रोडक्ट्स निकलते हैं। क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं? जैसे फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, लीव्स होते हैं, वुड होती है, टिम्बर, या इस तरह की जड़ी बूटियाँ जो दवाई बनाने के काम आती हैं।
तो ये सारी चीज़ें यहीं से कलेक्ट करते थे। तो अब अगर इन लोगों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए या फिर इन लोगों को फॉरेस्ट्स में एंटर ना होने दिया जाए तो क्या होगा इनके साथ? तो ओबियसली इनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। एक तरह का फ्लावर ये प्रोड्यूस करते थे या कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, और उस फ्लावर को बनता था अल्कोहल, और ये जिस फ्लावर से बनता था उसको बोलते थे महुआ। महुआ बोलते हैं असल में शराब को, जो ये अक्सर पीते थे। तो साल ट्री से भी ये एक्सट्रैक्ट करते थे सीड्स। तो ये सारी खाने पीने की चीज़ें इनको इन्हीं जगहों से मिलती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको ये मार्केट में बेचते थे। तो यानी इनकी पूरी ज़िंदगी इन फॉरेस्ट्स पे, इन रिवर वैलीज़ पे, इन माउंटेन्स पे डिपेंड थी। सो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इनके इन राइट्स को, जो ये हक थे इनके सिंस एंशिएंट टाइम्स, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, जो इनके हक थे फॉरेस्ट्स पे, वो इनके छीनने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ, जो बंगाल से स्टार्ट हो गया, तो आपको याद भी होगा कि बंगाल में उन्होंने अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, जिनमें ज़मींदारी सेटलमेंट था, रियोटवरी सेटलमेंट था, महलवरी सेटलमेंट था, ऑक्शन सिस्टम था। इन सारे सिस्टम्स के अंदर उन्होंने कल्टीवेटर्स के राइट्स छीन लिए, ज़मींदार्स के राइट्स छीन लिए। तो ऐसे ही हमने देखा कि जो रूलर्स थे उनके पावर्स छीने गए, यानी उनकी एम्पायर्स, उनकी किंगडम्स को छीना गया बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, बाय मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी। इसी तरह से 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कंसंट्रेट किया, अब फोकस किया ट्राइबल्स पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझती थी कि जो ये ट्राइबल्स हैं ये अनसिविलाइज्ड है, ये बारबेरियस है, ये जंगली है, ये फॉरेस्ट पीपल है, इनको रहने सहने का कोई तरीका नहीं है, इनको बात करने का तरीका नहीं है, इनको खाने पीने का तरीका नहीं है, ये अभी भी जंगली जानवरों की तरह ही है। तो अगर इनको जंगली जानवरपन से दूर रखना है, यानी इनको सिविलाइज्ड बनाना है, तो हमें चाहिए हम इनको एक जगह पे रहने के लिए मजबूर करें। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि ये तमाम ट्राइबल सोसाइटीज़ अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाए। तो बहुत सारी सोसाइटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़, जिनमें संथालाज थे या जिनमें गोंड्स थे, उन्होंने एक जगह पे रहने का अब डिसाइड किया और वो एक जगह पे रहने लगे। अब वो कल्टीवेशन भी करने लगे परमानेंटली, यानी वो जंगलों को साफ़ करने लगे, जंगलों को काटने लगे, वहाँ पे अपनी ज़मीनें तैयार करने लगे, और इस तरह से वो सेटल्ड पीपल हो गए। लेकिन अभी भी बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से ये पता नहीं था कि हम क्या करें, हम कैसे कल्टीवेशन करें। तो उनका ये अपना ट्रेडिशन भी था फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को निकालना। तो उनमें से मुंडा ट्राइब एक ट्राइब थी जो छोटा नागपुर बिहार में थी। तो इन्होंने कोई चेंज नहीं लाई। तो अब दो कैटेगरीज हो गई इन ट्राइबल सोसाइटीज़ की, एक वो जो सेटल्ड हो गए और दूसरे वो जो कंटिन्यू करते रहे हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ऑल दैट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19th सेंचुरी में कुछ लॉज बनाए और ये लॉज कहलाने लगे फॉरेस्ट लॉज। 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम पड़ गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। इस एक्ट को दो बार अमेंड किया गया, मतलब इसमें चेंजेस लाई गई, 1878 में और दूसरा 1927 में। तो इन एक्ट्स की वजह से क्या हुआ? सबसे पहली बात,
जो इंडियन फॉरेस्ट्स थे उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी को नाम दिया गया रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, दूसरी कैटेगरी को नाम दिया गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और तीसरी कैटेगरी को नाम दिया गया विलेज फॉरेस्ट्स। तो फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहाँ से जो लकड़ी होती है शिप बनाने के लिए या फिर रेलवे ट्रैक्स के लिए वो निकलती थी। साथ ही साथ में वहाँ पे हर्ब्स निकलते थे या हम जिनको बोलेंगे मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये निकलती थी। वहाँ से गम भी निकलता था, कुछ एरियाज़ में रबर भी निकलता था। तो इन एरियाज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने लिए रखा, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में कोई भी इंडियन एंटर नहीं हो सकता, और अगर होगा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले अलाउ करेगी। तो पहली कैटेगरी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स में सिर्फ ब्रिटिशर्स जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जिसको नाम पड़ गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, इन फॉरेस्ट्स में इंडियंस को अलाउ किया गया कि आप हाँ एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए स्पेशल पास लेना होगा, स्पेशल परमिशन लेना होगा, और साथ ही में एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वहाँ जा सकते हैं। मतलब दिन में पीरियड डिसाइड किया गया कि आप कब जाएंगे इन फॉरेस्ट्स में, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में कलेक्ट करने के लिए फूडर या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स या ऑल दैट जो भी वो प्रोड्यूस जो भी वहाँ पे कलेक्ट करते थे। तो दूसरी कैटेगरी में उन्हें परमिशन लेना था। तीसरी कैटेगरी विलेज फॉरेस्ट्स, वहाँ पे कुछ खास था ही नहीं, वो बेकार फॉरेस्ट्स थे। तो इनमें अलाउ किया गया तमाम जो भी लोग उन फॉरेस्ट्स में रहते थे या उन फॉरेस्ट्स के आसपास रहते थे उनको अलाउ किया गया आप इन फॉरेस्ट्स में जा सकते हैं। सो दीज फॉरेस्ट्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट, विलेज फॉरेस्ट्स वर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई 19th सेंचुरी में, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना 1865 में, उसकी वजह से अब ये लोग अपनी मर्ज़ी से फॉरेस्ट्स में नहीं जा सकते, न वहाँ से कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, न वहाँ से कुछ न वहाँ पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अपने जानवरों को ले जाना ग्रेजिंग के लिए, पत्ते काटना, लकड़ी काटना या फ्यूल के लिए जाना, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इनकी लाइफ डिस्टर्ब होने लगी, अब इनकी लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ा। वो कैसे? जब ये अपने जानवरों को ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं तो इनके जानवर मरने लगे। सो उन्होंने अपने जानवरों को या तो बेच दिया या फिर वो मर गए। दूसरा, जो इनकी खाने पीने की चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती थी उन पे इम्पैक्ट पड़ा। अब ये बेचारे उन फॉरेस्ट को छोड़कर दूसरे एरियाज़ में चले गए। तो कुछ लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट की, कुछ लोगों ने सिटीज़ की तरफ अपना रुख किया, यानी वो सिटीज़ में चले गए काम की तलाश में, मज़दूरी की तलाश में। तो इन लोगों को मज़दूरी भी नहीं मिलती थी क्योंकि इन्हें कोई काम आता नहीं था, फैक्ट्री में माइनस में इनको कोई काम आता नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ? न इनके पास लैंड रही, न इनके पास लेबर यानी काम करने का जो वो हुनर होता है। तो ये बन गए लैंड लेस लेबरर्स। हाँ, इनके पास ना लैंड है ना लेबर है। तो 19th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार सड़कों पे नज़र आने लगे, रोड्स पे नज़र आने लगे, वो यही लोग थे जिनको फॉरेस्ट से निकाल कर मजबूर किया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, और वो सिटीज़ में पहुँच गए। तो बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती प्लांटेशंस में ले जाया गया। प्लांटेशन बोलते हैं हम उस ज़मीन को जहाँ पे एक ही क्रॉप प्रोड्यूस होता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिगो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, ओपियम प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन। तो यहाँ एक ही क्रॉप प्रोड्यूस होता है, तो इनको ले जाया गया वहाँ काम करने के लिए। कुछ लोग माइन्स में काम करने लगे। माइन्स मतलब अंडरग्राउंड, जैसे कोल निकालना हुआ या आयरन निकालना है कहीं पे, तो इन माइन्स में ज़मीन के अंदर जो खोदी जाती है माइन, वहाँ पे काम करने लगे। कुछ लोग बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम ढूंढने लगे। जब काम नहीं मिला तो वो मज़दूरी कर रहे थे बाहर बोझा उठाने का, तो ये काम करने लगे। तो इस तरह से जो इनकी लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई।
इन ही चीज़ों की वजह से 19th सेंचुरी में बिरसा मुंडा तमाम विलेजेस में जो उसके आसपास के विलेजेस थे या फॉरेस्ट एरियाज़ थे वहाँ घूमता रहा, लोगों को समझाता रहा। ये फॉरेनर्स, ये टिकूज़ जो आए हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो हिस्ट्री के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, मोर देन 100 revolts more than 100 revolts were witnessed in India, which were conducted by these tribals during the 19th and 20th century में 1946 तक करीबन 100 रिवोल्ट किए गए इन्हीं लोगों ने किए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ या कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। तो जहाँ इन फॉरेस्ट लॉज की वजह से इन ट्राइबल्स की लाइफ चेंज हो गई, वहीं पे इनके लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ा, इनके फूड हैबिट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा। पहले ये अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें मिलता था फॉरेस्ट से वही खाते थे, उसमें मिल्क होता था, उसमें कर्ड होता था, इसमें चीज़ होती थी, इसमें बटर होता था, इसमें मीट भी होता था, इसमें पल्सेस होते थे। लेकिन अब इन्हें ये खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। इन फॉरेस्ट लॉज की वजह से और एक चेंज आई। पहले जो ट्राइबल चीफ हुआ करता था, जिसको मैंने कहा था राजन, तो उसको चुनते थे लोग। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके हेड्स बनाने शुरू कर दिए, यानी इन ट्राइबल चीफ्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड्स दिए, लैंड का मालिक बनाया। अब लैंड का जब वो मालिक बन गया तो उसको कहा गया अपनी पूरी ट्राइब पे नज़र रखो, जो कुछ भी ट्राइब में हो रहा है वो हमें बता दो। तो अब वो लोगों का प्रोटेक्टर नहीं है, अब वो बन गया एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सीधी सी बात है, वो अब अपने लोगों के लिए करेगा या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें ज़मीनें मिल गई, उन्होंने इस ज़मीन को किसी और के हवाले कर दिया ताकि वो कल्टीवेट करें। कल्टीवेट करने के बाद हिस्सा कर रहे थे क्रॉप का, यानी कुछ हिस्सा इस ट्राइबल चीफ को बैठकर मिल रहा था और कुछ हिस्सा उन लोगों को जो इस लैंड में काम करते थे, यानी कल्टीवेटर्स। तो इससे पता चलता है ट्राइबल चीफ्स भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के एलाइज बन गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट्स बन गए। अब वो काम नहीं कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे। See this picture as well as the text on the screen. You will see under the British rule, the functions and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. तो ये स्टेटमेंट आपको खुद बता रही है कि अब वो ट्राइबल चीफ्स उस तरह से नहीं थे, उतने रेस्पेक्टेड नहीं थे सोसाइटी में जितने कि पहले वो हुआ करते थे, क्योंकि पहले लोग उनको चुनते थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें चुन रही है। पहले वो कैटल स्टॉक पे डिपेंड थे, अब वो लैंड कल्टीवेट करने लगे, लैंड कल्टीवेट कराने लगे। तो ट्रेडिशनल सिस्टम जो हुआ करता था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो कुछ सोर्सेज से हमें ये भी पता चलता है कि इन ट्राइबल्स को मजबूर किया जाता था क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने के लिए, यानी उन्हें कहा जाता था अपना मज़हब छोड़िए और फिर आप क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कीजिए। लेकिन ये लोग नया मज़हब अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो नतीजा क्या हुआ, उनको कभी कभार मारपीट भी देखनी पड़ती थी, कभी कभार उनको पीटना भी पीटा जाता था। तो कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इनकी लाइफ डिस्टर्ब की? सबसे पहले एट द टॉप वाज ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके ऑफिशियल्स, उनके गवर्नर जनरल्स, उनके आर्मी कमांडर्स, उनकी आर्मी एज वेल। वहीं 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, मतलब उन्होंने फॉरेन से लोगों को लाया, उन्हें यहाँ के फॉरेस्ट्स दिए काटने के लिए,
फॉरेस्ट्स में जो कुछ निकलता है वो प्रोड्यूस करने के लिए। तो दे वर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टर्स। इन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम क्या था? फॉरेस्ट से लकड़ी निकालना या जो कुछ भी फॉरेस्ट से निकलता है वो निकालना। पहले ट्राइबल्स निकालते थे, अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स निकालते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स इन ट्राइबल्स को उन फॉरेस्ट से अब निकालने लगे। कभी कभार कॉन्ट्रैक्टर्स अपने साथ अपनी फ़ौज लाते थे एंड दे वर कॉल्ड एज लठियाल्स। लठियाल बोलते हैं जिसके हाथ में लाठी होती है और वो लड़ता है। तो अपनी फ़ौज का भी इस्तेमाल किया इनको पीटने के लिए, इनको भगाने के लिए, इनको मजबूर करने के लिए, काम करने के लिए। तो कुछ ट्राइबल्स ने इन्हीं जंगलों में मजदूरी स्टार्ट की। पहले वो इन जंगलों में अपनी मर्ज़ी से आते जाते, खाते पीते, कलेक्ट करते। अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करने लगे, कभी मर्ज़ी से, कभी मजबूरी से। तो ये हाल था ट्राइबल चीफ्स का, ये हाल था ट्राइबल लोगों का जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान पे रूल करने लगी। So what happened to the shifting cultivators? Inshallah we'll discuss it in the next topic. Till then, Allah Hafiz.